नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिक्षमता में अपने टॉपिक चल रहा था नेतृत्व। नेतृत्व में हमने अधिकतर चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम इसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं, लास्ट भाग ले रहे हैं इसका, नेतृत्व के प्रकार। देखिए, नेतृत्व के प्रकार व्यवस्था के आधार पर या अधिकारों के आधार पर ये नेतृत्व दो प्रकार का होता है और यही इसके मुख्य प्रकार हैं। एक प्रकार तो होता है लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व और एक होता है निरंकुश नेतृत्व। देखिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व वो होता है जिसमें नेता अपने समूह के सदस्यों के विचारों को भी महत्व देता है, या कहें कि समूह के सदस्यों के परामर्श से ही प्रत्येक निर्णय लेता है। और इस नेतृत्व की तुलना हम हमारे जो वर्तमान की शासन व्यवस्था है देश में, उससे तुलना कर सकते हैं। हम जो भी जनप्रतिनिधि भेजते हैं वो भी एक प्रजातांत्रिक नेता होते हैं, पर यहाँ पे हम अलग अर्थ समझेंगे। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक यानी जहाँ समूह के विचारों को महत्व दिया जाता है, समूह के सदस्यों के विचार विमर्श से ही कोई निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे नेतृत्व को हम लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। जबकि एक होता है निरंकुश नेतृत्व। इस नेतृत्व में क्या होता है कि नेता अपने विचारों को ही महत्व देता है, समूह के विचारों को महत्व नहीं देता और समूह के सदस्यों से अपनी बात मनवाता है। यानी जो राजा महाराजाओं के शासन होते थे, वहाँ पे जो नेतृत्व होता था वो निरंकुश नेतृत्व था। राजा महाराजा जो होते थे उन पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता था, वो अपनी इच्छा से या अपने विचार से कोई भी निर्णय ले सकते थे। तो वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है उसे हम लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व कहेंगे, और जो राजा महाराजाओं के समय शासन था उसे हम निरंकुश नेतृत्व कह सकते हैं। तो देखते हैं लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व। देखें, इसमें समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यानी समूह के सभी सदस्यों को अधिकार होता है कि वो अपनी बात रखे। यह नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व ही नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार या अच्छा नेतृत्व है। इसके बाद देखें निरंकुश नेतृत्व। इसमें नेता स्वयं के अनुसार कार्य करता है, यानी स्वयं के विचारों को महत्व देता है तथा समूह के सदस्यों को अपनी बात मनवाता है। यानी समूह के सदस्यों से वो अपनी बात मनवाता है, जो उसके विचार होते हैं उसके अनुरूप वो निर्णय लेता है। तो ये नेतृत्व के दो प्रकार हुए और इन प्रकारों के साथ ही अपना ये जो टॉपिक है नेतृत्व वाला वो समाप्त होता है। तो आप पहले इनको कंप्लीट करें, अभी दूसरा टॉपिक भी हम स्टार्ट कर देंगे और उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं शिक्षण अभिक्षमता में व्यावसायिक अभिवृत्ति। देखिए, व्यावसायिक अभिवृत्ति हम जो टॉपिक ले रहे हैं इसका अर्थ क्या है। व्यावसायिक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण या हमारा नज़रिया। और व्यावसायिक अभिवृत्ति का अर्थ लेंगे कि हमारे व्यवसाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, या हमारी सोच कैसी है, या कहिए कि हम उसको क्या मानते हैं, धन प्राप्त करने का साधन मानते हैं, या हम एक अपना व्यवसाय मानते हैं जिसे हम हमें निष्ठा से करना है, ऐसा व्यवसाय मानते हैं। तो ये जो सोच है व्यवसाय के प्रति वही कहलाती है व्यावसायिक अभिवृत्ति या व्यावसायिक प्रतिबद्धता। देखिए, प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने व्यवसाय में निष्ठा रखना, समर्पण रखना, या कहें कि ईमानदारी से अपना व्यवसाय करना। ये व्यावसायिक प्रतिबद्धता होती है और इसमें हमारी व्यावसायिक अभिवृत्ति, इसी को हम व्यावसायिक अभिवृत्ति अर्थ ले रहे हैं। यानी हमारे व्यवसाय के प्रति हमारी सोच जो है वो ऐसी सोच होनी चाहिए जिसमें हम हमारे व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखें, समर्पण भाव रखें, या कहें कि हम अपने व्यवसाय में रुचि रखें ताकि हम अपना व्यवसाय अच्छा कर पाएँ
उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिले। जैसे शिक्षण भी एक व्यवसाय है। यदि हम शिक्षण अच्छा करवाएंगे तो बालकों को लाभ मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, और हमारा जो व्यवसाय है उसमें हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, हमें भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी और हमारा व्यवसाय प्रभावी होगा। तो यही हम देखते हैं व्यवसायिक अभिवृत्ति सामान्य अर्थ क्या है? व्यवसाय से संबंधित सोच। व्यवसायिक अभिवृत्ति का अर्थ है व्यवसाय से संबंधित सोच, यानी हमारे व्यवसाय के प्रति हमारी सोच कैसी है। अर्थात किसी व्यक्ति की अपने व्यवसाय में निष्ठा, समर्पण, उत्तरदायित्व की भावना को व्यावसायिक अभिवृत्ति या व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। यानी व्यक्ति की अपने व्यवसाय में क्या क्या होनी चाहिए? एक तो उसकी निष्ठा होनी चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे इसको पूरा करना है। ऐसी भावना व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक अभिवृत्ति या व्यावसायिक प्रतिबद्धता। देखें, व्यावसायिक अभिवृत्ति का अर्थ तो है व्यवसाय के प्रति सोच, और यदि हमारी व्यवसाय के प्रति सोच निष्ठा, समर्पण, उत्तरदायित्व वाली भावना की है तो हम इसे फिर क्या कहेंगे? व्यावसायिक प्रतिबद्धता। देखें, व्यावसायिक अभिवृत्ति का अर्थ तो है व्यवसाय से संबंधित सोच, और यदि व्यवसाय से संबंधित सोच ऐसी है कि व्यवसाय में निष्ठा है, समर्पण है और उत्तरदायित्व की भावना है तो फिर इसे कहेंगे व्यावसायिक प्रतिबद्धता। इसमें देखें आगे, शिक्षण कार्य भी एक प्रकार का व्यवसाय या पेशा है। शिक्षण कार्य भी एक व्यवसाय है। अगर ये शिक्षण कार्य एक व्यवसाय नहीं होगा तो फिर व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? बिना व्यवसाय के शिक्षा देगा तो उसका जीवन निर्वाह नहीं होगा, तो फिर वो पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा। यानी शिक्षण कार्य से उसको धनोपार्जन भी होना चाहिए, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव होना चाहिए और बालकों की सफलता होनी चाहिए। देखें, शिक्षण कार्य भी एक प्रकार का व्यवसाय या पेशा है। अतः एक शिक्षक को छात्र हित, विद्यालय हित व राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यानी उस व्यक्ति के अपने व्यवसाय के प्रति ऐसी निष्ठा हो, ऐसा समर्पण हो, ऐसी उत्तरदायित्व की भावना हो कि वो किसके हित में कार्य करे? शिक्षक छात्र हित, विद्यालय हित और राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे। इसके बाद देखें, एक शिक्षक को निम्न सभी के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यानी किस किस के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए व्यक्ति को, किस किस के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखें, सबसे पहले तो किसके प्रति निष्ठा रखे, किसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना? विद्यार्थी। एक, विद्यालय के प्रति भी निष्ठा रखे, अभिभावकों के प्रति भी निष्ठा रखे। अभिभावकों ने जिस विश्वास के साथ बालकों को आपके पास पढ़ने भेजा है उस विश्वास के प्रति आप समर्पण भाव रखें, निष्ठा रखें। समाज के प्रति, क्योंकि अच्छे समाज का निर्माण अच्छी शिक्षा से तो होगा। यदि अध्यापक अच्छी शिक्षा देगा, समाज उपयोगी शिक्षा देगा तो अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे और अच्छे व्यक्तियों से मिलकर ही क्या बनेगा? अच्छा समाज बनेगा। तो समाज के प्रति भी और सरकार के प्रति भी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो नियमावली बनाई गई है अध्यापकों के लिए, जो उद्देश्य या जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यों को पूरे उत्तरदायित्व की भावना के साथ करना चाहिए। यानी सरकार ने जो कार्य बताए हैं उन कार्यों को करें, सरकार के प्रति भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, राष्ट्र के प्रति भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और अपने उच्च अधिकारियों के प्रति भी उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यानी उच्च अधिकारी जो भी आदेश देते हैं, जो भी मार्गदर्शन देते हैं, उनके अनुरूप शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए। तो इन व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति को प्रतिबद्ध, या कहें कि शिक्षक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, या उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, या निष्ठावान होना चाहिए। इसके बाद देखिए, कुछ शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को धनोपार्जन का साधन मानते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कुछ शिक्षक क्या मानते हैं कि शिक्षण तो धन कमाने का एक साधन है, जबकि शिक्षण धन कमाने का केवल एक साधन नहीं है, ये व्यक्ति के एक संतुलित जीवन जीने का भी साधन है।
और इसके साथ ये एक व्यवसाय है जिसकी सफलता से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो केवल धन उपार्जन का साधन मानते हैं तो फिर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो ये हम ले रहे हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति। देखिए केवल चर्चा करने का विषय है, बाकी सामान्य बातें हैं जो सीधे अर्थ से ही समझ में आती है, तो इनको कंप्लीट करें। आगे फिर लेते हैं। देखें इसमें आगे जो पॉइंट दिए गए हैं, देखें शिक्षण व्यवसाय एक आचार संहिता है, यानी एक नियमों के दिन, यानी कहें कि इसमें ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना हमारा नैतिक दायित्व होता है। तो एक आचार संहिता है जिसमें अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यानी शिक्षण व्यवसाय एक नियमों के अधीन चलने वाली, या कहें कि इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना एक शिक्षक का नैतिक दायित्व होता है, और इसमें उस शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। अब उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो सरकारी नियमावली, यानी सरकार ने शिक्षकों के लिए जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उन नियमों का एक शिक्षक को ध्यान रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यानी उन नियमों के दायरे में रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। इसके बाद देखें विद्यार्थी हित व विकास, यानी अध्यापक को विद्यार्थी के हित और उसके विकास का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाने में या किस प्रकार पढ़ाने से विद्यार्थी का हित है, कौन से विषय वस्तु बताएं, कौन सी बातें विद्यार्थी को बताएं जिससे उसका हित हो और विकास हो। तो अध्यापक को विद्यार्थी हित और विद्यार्थी के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। समाज के मूल्य व आदर्श, यानी समाज के जो नैतिक नियम है, जो मूल्य हैं और समाज में जो प्रचलित आदर्श हैं, नैतिक नियम जो हमारे समाज के नियम हैं, उनका ध्यान रखते हुए शिक्षण देना चाहिए कि उन नियमों का खंडन न हो, समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं, या कहीं कि एक अच्छा नागरिक तैयार हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन का देखें, सरकार की नियमावली का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने जो नियम निर्धारित कर रखे हैं शिक्षक के लिए, उनके दायरे में ही शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। विद्यार्थी हित और विकास का ध्यान रखना चाहिए इस संदर्भ में, यानी विद्यार्थी हित और विकास को ध्यान रखते हुए भी उनको सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। समाज के मूल्य व आदर्श, समाज के जो नैतिक नियम है, जो धारणाएं हैं, या समाज की जो अपेक्षाएं हैं, धारणाएं तो क्या है, थोड़ी पूर्वाग्रह हो जाती है। हम समाज की अपेक्षाएं लेते हैं, समाज के नैतिक नियम लेते हैं, उनके अनुरूप ही अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इसके बाद देखिए एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति की रक्षा करे, वो उसका हस्तांतरण करें। यानी एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि जो शिक्षक है वो समाज के मूल्यों, आदर्शों, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नैतिक नियम है, हमारी जो जीवन जीने की शैली है, उनकी रक्षा करें और उनका हस्तांतरण करने का मतलब है आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, या कहें कि अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाए। तो अपने से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना ये कहलाता है हस्तांतरण। तो हमारी संस्कृति की, हमारे नैतिक नियमों की, या कहें कि हमारे जीवन जीने की जो शैली है, एक तो उसकी रक्षा करें और उसे आने वाली पीढ़ियों में भी हस्तांतरित करें। ये एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। देखें शिक्षण व्यवसाय के आचार संहिता है जिसमें अध्यापक को इन बातों का ध्यान रखते हुए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना है। सरकारी नियमावली का भी ध्यान रखना है। सरकार ने जो शिक्षक के लिए नियम बना रखे हैं उनका पालन करें। विद्यार्थी हित और उसके विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाए और समाज के मूल्य व आदर्शों के अनुरूप शिक्षा दे।
इसके अलावा शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति की रक्षा करे। समाज के जो नैतिक नियम है, समाज के जो संस्कृति है उसकी रक्षा करे और उनका हस्तांतरण करे, या कहें कि अपने विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाएं। तो ये कंप्लीट करें, आगे बढ़ते हैं फिर। देखें, अब हम लेते हैं किसी भी व्यक्ति के शिक्षक के रूप में कार्य, यानी एक जो शिक्षक है उसको शिक्षक होने के नाते कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण पाठ है एक देखें। पहला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण कार्य, यानी शिक्षक को क्या करवाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, एक तो शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, एक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा शिक्षण व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या क्या है देखें, एक तो शिक्षक को क्या करवाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, एक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए, और एक अपने व्यवसाय में रुचि रखनी चाहिए, यानी उसकी अपने व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। ये एक शिक्षक के कर्तव्य हैं या कार्य हैं। इसके बाद देखें, शिक्षक को जिज्ञासु होना चाहिए, नई नई बातों को जानने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। एक तो होना चाहिए जिज्ञासु, और एक होना चाहिए अध्ययनशील। यदि शिक्षक जिज्ञासु होगा और अध्ययनशील होगा तो उसका ज्ञान स्रोत भी बढ़ेगा, या कहीं इसकी उसको ज़्यादा ज्ञान होगा, अधिक नॉलेज होगी। और यदि उसका खुद का ज्ञान ज़्यादा होगा तो विद्यार्थियों को भी सही तरीके से चीज़ों को स्पष्ट कर पाएगा या अलग अलग प्रकार की चीज़ें समझा पाएगा। तो शिक्षक को एक तो जिज्ञासु होना चाहिए और एक अध्ययनशील होना चाहिए। इसके बाद देखें, शिक्षक का आकांक्षा स्तर उच्च होना चाहिए, यानी शिक्षक की जो इच्छा शक्ति है वो उच्च होनी चाहिए। वो अपने विद्यार्थियों के लिए उच्च, या कहें कि बड़े स्तर पर प्रयास करें, अपने विद्यार्थियों की बड़े स्तर की सफलता के लिए प्रयास करें, या सफलता के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करें, तो उसका आकांक्षा स्तर क्या हो, उच्च हो। इसके बाद देखिए, शिक्षक मानसिक रूप से परिपक्व हो। एक शिक्षक का मानसिक रूप से परिपक्व होना भी आवश्यक है। मानसिक रूप से परिपक्व हो, यदि उसकी मानसिक शक्तियाँ सही होगी तो वो बालकों को अच्छा अध्यापन करवा पाएगा। इसके अलावा वो विकट परिस्थिति में भी अपना मानसिक जो संतुलन है उस मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे अध्यापक, और अच्छा शिक्षण करवा पाएंगे। इसके बाद देखिए, शिक्षक को सेमिनार, देखिए अपने विषय का व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए, व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान या उपयोगी ज्ञान, तो अपने विषय का व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए अध्यापक को सेमिनार, कार्यशाला वो प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। सेमिनार हो या कार्यशाला हो या प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, इनमें जाकर शिक्षक को भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ विषय की व्यवहारिक जानकारियाँ मिलेगी या वो अपने शिक्षण को सुधार पाएगा, उसको नई नई जानकारियाँ मिलेगी। इसके बाद देखें, साथी शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए। उसके जो साथी शिक्षक है उनके साथ कैसे संबंध हो, सहयोगात्मक संबंध हो, उनके सहयोग करे और उनसे सहयोग प्राप्त करे, तो एक अच्छा सामाजिक माहौल बनेगा। तो ये भी आवश्यक होता है, साथी शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए। एक ध्यान दें, ये भी महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। विद्यार्थियों ने एक प्रश्न पूछा था कि वरिष्ठ छात्रों के साथ अध्यापक का संबंध होना चाहिए। किसी पुस्तक में से पूछा था, वहाँ पे बराबर का दे रखा था। बराबर का संबंध नहीं रखना है हमें वरिष्ठ छात्र जो बड़ी कक्षाओं के छात्र हैं उनसे कैसा संबंध रखना है, मित्रवत व्यवहार रखना है, मित्रवत संबंध रखना है। इसके बाद देखें, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक किसी भी विद्यार्थी के साथ पक्षपात नहीं करे, ऐसे शिक्षक को होना चाहिए।
इसके बाद देखें संप्रेषण अच्छा हो, यानी वो अपने विचारों को या अपने विषय वस्तु के ज्ञान को विद्यार्थियों तक सही ढंग से पहुंचा पाए, तो यही तो संप्रेषण होगा। तो एक तो अध्यापक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए और एक वाक कुशलता होनी चाहिए, बोलने में चतुराई या बोलने में कुशल, बोलने में दक्षता, किस समय किस प्रकार बोलना है, किस लय में बोलना है, किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है और किस प्रकार समझाना है, यही वाक कुशलता कहलाती है, बोलने में निपुणता या दक्षता। तो एक तो अध्यापक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए और उसमें वाक कुशलता होनी चाहिए, बोलने की निपुणता। इसके बाद देखें विषय ज्ञान हो, यानी अध्यापक जिस विषय का अध्ययन करवा रहा है उस विषय का उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। परंतु ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाता हो। अरे शिक्षक को मान लो कोई ज्ञान है, वो ज्ञान विद्यार्थियों के लिए काफ़ी थोड़ी है, पर्याप्त थोड़ी है। ये भी आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए तो कि वो जो भी हमारी पाठ्य वस्तु है उसको अध्यापक सरल तरीके से हमें समझा दे, हमें समझ में आ जाए। तो देखिए एक तो विषय का ज्ञान हो तथा पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाता हो, ये भी शिक्षक का एक कार्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए शिक्षण कुशलता, शिक्षण में क्या होनी चाहिए, कुशलता या निपुणता, या पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए तथा विषय वस्तु की उपयोगिता बताते हुए उसे दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी अध्यापक को एक तो पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए, उसके साथ जो भी विषय वस्तु है एक तो उस विषय वस्तु की उपयोगिता बताई बालकों को कि ये विषय वस्तु आपके कहाँ कहाँ उपयोगी है, तो बालक अच्छी रुचि के साथ पढ़ेंगे। साथ ही उस विषय वस्तु को बालकों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दैनिक जीवन से कैसे, जैसे मान लो जोड़ के सवाल पढ़ा रहे हैं अध्यापक, तो जोड़ के सवालों को डायरेक्ट न पढ़ा के ऐसे पढ़ाए कि आप भाई दुकान पे गए, आपने 10 रुपये का साबुन खरीदा, 5 रुपये का पेन खरीदा, बताओ आपने कुल कितने रुपए के सामान खरीदे। तो यहाँ पे ये जो गणित के सवाल थे ये अध्यापक ने विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ दिए। तो एक तो दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए और विषय वस्तु की क्या बतानी चाहिए, उपयोगिता बतानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये जोड़ के सवाल आपके कहाँ कहाँ उपयोग में आएंगे दैनिक जीवन में। तो एक तो शिक्षण कुशलता होनी चाहिए, एक विषय वस्तु की उपयोगिता बताते हुए उसे दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। इसके बाद देखिए सभी बालकों को अपनी बात रखने का अवसर दें। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने सभी विद्यार्थियों को उनके विचार रखने का अवसर दें। अध्यापक को विद्यार्थियों के लिए अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने विचार रख सकें। इसके बाद देखें शिक्षक व शिक्षिका में भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी ये जो जेंडर का भेदभाव है ये भेदभाव नहीं करना है। शिक्षक और शिक्षिका को बराबर सम्मान देना है, उनका सभी का आदर करना है। तो ये एक शिक्षक के रूप में कार्य हैं। तो इन कार्यों को आप एक बार पढ़ेंगे। देखें शिक्षण अभिक्षमता में जो हम टॉपिक ले रहे हैं नेतृत्व है, व्यावसायिक अभिवृत्ति है, इसके अलावा और भी टॉपिक आएंगे। ये जो टॉपिक है इनको आपको रटना नहीं है, केवल एक बार समझते हुए पढ़ना है। कक्षा पढ़नी है उसके बाद घर पे भी समझते हुए एक बार पढ़ना है, बाकी आपको इसको रटना नहीं है, केवल समझना है। तो ये अपने व्यावसायिक जो अभिवृत्ति थी ये टॉपिक भी पूरा हुआ। तो हम आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी को धन्यवाद।